Yes, Kali, what is the answer? You are joined. Yes, only 5 are joined. बाकी कहाँ है? Okay. So what's the answer? Anyone with the answer? 8, sir. 8. Okay. Any other answer? Someone said 8. कौन बोला 8? Yes. Sir, 6. 8. 6. Someone said 8 and someone said 6. 6. कौन बोला? 6. 6 किसने दिया आंसर? Yes. नाम बताओ, कोई स्क्रीन नहीं है यहाँ पर. Any other answer? 8 and 6. या कोई और सपोर्ट में है 6 का या 8 का? Okay, so let me give the so exact answer. Actual answer is 6. So that is fine. तो हम लोग का जो प्रोसेस था पहले पैरेंट प्रोसेस, ठीक है, पैरेंट प्रोसेस था. तो अगर हम लोग वहाँ पे देखेंगे पहले क्या था, फोक सिस्टम कॉल था एक, फिर आपका एक प्रिंटफ था, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक और Fork function. वो फंक्शन था, एक और प्रिंटफ फंक्शन. Printf function. Okay, so what will happen here? Now this fork function is executed. So as soon as this fork function is executed, it will create a child function. Okay, it will create a child function. तो यहाँ पर भी आपका एक fork, एक printer, again एक fork, again एक printer. ठीक है, इसको नाम दिया C1. तो सपोज पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ये हो गया फोक फंक्शन, पॉजिटिव आया तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ तो एक बार आपका प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो गया, फाइन. देन अगेन क्या हुआ, फोक फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पर, अगेन फोक फंक्शन, देन क्या होगा, वन मोर चाइल्ड C2, इसमें भी आपका क्या रहेगा, फोक प्रिंटफ फोक अगेन प्रिंटफ. क्लियर दिस पॉइंट. अभी मैं पैरेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है. सपोज अगेन पॉजिटिव रिटर्न किया, ये फोक फंक्शन अगेन पॉजिटिव रिटर्न किया, अगेन हम लोग रन करेंगे, अगेन इट विल रन प्रिंटफ. नाउ प्रिंटफ कितने बार रन हो गया, 2 बार. तो पैरेंट के लिए प्रिंटफ कितने बार रन हुआ, 2 बार. क्लियर दिस पॉइंट, 2 बार. क्लियर. नाउ कम बैक टू Yes, sir. C1, कम बैक टू दिस चाइल्ड. ये चाइल्ड कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, इट विल एग्जीक्यूट immediately after first fork call. It will execute for यहाँ से, है कि नहीं.
नाउ इट विल आल्सो printf, तो printf अभी आपका 3 बार हो गया. नाउ अगेन we call fork function, that means one more child is created. For this child one more, let me like C11. ठीक है. now इसमें भी क्या होगा, आपका fork रहेगा, printf रहेगा, fork रहेगा, अगेन printf रहेगा. ठीक है. तो लेट मी सपोज पॉजिटिव दिया, तो नेक्स्ट यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, तो इट विल अगेन printf 4 टाइम्स, 4. now इसके लिए कितने बार प्रिंट हुआ, 2 बार. इसके लिए कितने बार हुआ, 2 बार. क्लियर. क्लियर. नाउ इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया. नाउ कमिंग बैक टू C2. C2 में कहाँ से एग्जीक्यूट होगा ना, C2 क्या था, इस फोक फंक्शन के लिए था, तो इस विल एग्जीक्यूट फ्रॉम दिस printf. सो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, ओनली वन टाइम. दिस विल printf विल वन टाइम. ना इसके लिए आओ, इसके लिए था अभी कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, ये था इसके लिए, इस फोक फंक्शन के लिए, है कि नहीं, ये था इस फोक फंक्शन के लिए. कहाँ से रन होगा, यहाँ से रन होगा. तो इसके लिए कितने बार प्रिंट होगा, 1 बार. तो पेरेंट्स के लिए कितने बार हुआ, 2 बार. चाइल्ड 1 के लिए 2 बार, चाइल्ड 2 के लिए 1 बार, चाइल्ड C1 के लिए 1 बार. टोटल कितने बार हो गया, 2 प्लस 6. 1 प्लस 1 6. तो यहाँ एक चीज समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रन कौन से स्टेटमेंट से हो रहा है. यहाँ रन होने के बाद क्या, यहाँ से स्टेटमेंट रन हुआ, यहाँ से मतलब इट विल एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस प्रोग्राम. लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इट विल रन फ्रॉम दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट ओनली. यहाँ पर क्या हुआ, दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट ओनली, बिकॉज ये जो चाइल्ड जनरेट हुआ इस फोक फंक्शन के लिए जनरेट हुआ था. इस फोक फंक्शन के लिए जनरेट हुआ मतलब इसके नीचे से वो स्टार्ट होगा एग्जीक्यूटिंग. दैट मींस just only printf, just only printf. Clear. Clear this question. Now this is asked, Yes, sir. question is asked in GATE 2012. ठीक है, GATE 2012 में पूछा था. How many सर जो C2 और C3 क्रिएट हुआ, C11 और C2, C11 सर वो पेरेंट्स से हाँ, C2, हाँ, तो फिर सर वो फर्स्ट वाले से क्रिएट हो गया, तो उसमें सर फर्स्ट वाला नहीं लेंगे, बस लास्ट में रिटर्न ही कर देंगे. हाँ यही चीज बोला ना मैं. ये देखो, ये जो C2 क्रिएट हुआ है किस फोक फंक्शन के लिए हुआ है, फोक फंक्शन सेकंड के लिए हुआ है कि नहीं, सेकंड के लिए, इस फोक फंक्शन के लिए हुआ है. अभी हम लोग क्या बोलते हैं, जब फोक फंक्शन कॉल होने के बाद पैरेंट या फिर चाइल्ड कहाँ से एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा, जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन. जहां से फोक फंक्शन कॉल हुआ है जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन. जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन क्या है, जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन इसमें क्या है, इसमें एक ही प्रिंट है. ठीक है. लेकिन अगर हम इसको देखेंगे चाइल्ड C1 में, ये जो क्रिएट हुआ किसके लिए, इस फोक फंक्शन के लिए हुआ है. तो जस्ट इमीडिएटली क्या है, 3 स्टेटमेंट है इसका. एक printf है, एक फोक फंक्शन है जो कि अगेन क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद क्या अगेन है, इसलिए ये 2 बार printf किया. बात समझ में. तो ये चीज मैं बोला ना हमेशा, जब भी फोक फंक्शन क्रिएट होगा, जब भी फोक फंक्शन कॉल होगा, एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट वन. ठीक है, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट वन. और आपको याद रखना है किस फोक फंक्शन के लिए वो चाइल्ड जनरेट हुआ. ये C1 जो था पहले वाला फोक फंक्शन के लिए था, C2 जो था सेकंड वाले के लिए था. अब C11 क्या है, C11 जो है C1 का सेकंड फोक फंक्शन के लिए जनरेट हुआ है. ऐसा में yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we move? So practice some question related to folk. ठीक है, फोक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. अगर डाउट है तो मुझे पूछना, वी विल सॉल्व इट. ठीक है, क्लियर. सो दिस आर सम बेसिक क्वेश्चंस आस्क्ड इन अ गेट. ठीक है, सब पैटर्न आपका चेंज कर सकता है. लाइक वो देगा आपका फोक, printf, देन फोक. ठीक है ना, printf लाइक रिकर्शन हम लोग के ना, रिकर्शन फंक्शंस वैसे रिपीट होगा. लेकिन यहाँ पे याद रखना एक चीज, एजुकेशन आपका जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट, एजुकेशन जस्ट आपका इमीडिएट नेक्स्ट. सो एनी पैटर्न कैन बी गिवन, सो यू फॉलो दिस प्रोसेस. ओके. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इन प्रोसेस कॉन्सेप्ट इज योर प्रोसेस शेड्यूलिंग. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपका, तो लिखो. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो प्रोसेस कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपका क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग. सो व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका हम लोग डिस्कस करेंगे
process scheduling. Okay, process scheduling. सब लोग लिख रहे हैं ना? टॉपिक टॉपिक ठीक है, टॉपिक लिख लो। हमारे एक और कॉपी वाला यहाँ पे उधर है क्या मेरा कॉपी? So, what are different type of scheduler we discussed in yesterday's class? कितने type of scheduler discuss करते हैं? There are 3 types. 3 types. What are 3 they? types. So What are they? Just long term, mid term, and short term. term and short term. Now process scheduling में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Process scheduling में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे CPU शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक है? CPU scheduling which is called short term scheduling, ठीक है? We will discuss short term scheduling. So what is CPU scheduling or short term scheduling? So whatever process are present in my ready queue, ठीक है? ready queue या फिर ready state. ready state में आपका जो भी प्रोसेस वेट करते हैं, ठीक है? जो भी प्रोसेस वेट करते हैं कहाँ पर? रेडी स्टेट या फिर रेडी क्यू में। सो आई हैव टू यूज सम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है? कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे सो दैट दिस प्रोसेस कैन बी असाइन टू द CPU, can be assigned to the CPU or running state. Clear? What is CPU scheduling? What is CPU scheduling और process scheduling भी बोलते हैं, ठीक है? क्या है? So whatever process is waiting in the ready state or ready queue, okay? So I use some algorithm here. To assign this process to CPU. So why we have to assign this process? So I have to use some algorithm. क्यों यूज करेंगे? To achieve the multitasking and multi-programming, है कि नहीं? To achieve the multitasking and multi-programming, what I have to do? So I have to make sure the CPU should not be ideal at any time. हम लोग का CPU जो है कभी भी आइडियल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी प्रोसेस मेन मेमोरी में वेट कर रहे हैं या फिर रेडी स्टेट में वेट कर रहे हैं या फिर रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं, so I will pick the process such that CPU should be utilized or CPU utilization should be maximized. So again, the scheduling algorithm should be such that, ठीक है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको ऐसे चूज करना है so that CPU utilization should be maximized. Clear? ऐसे में आपको क्या करना है? आपको फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज क्यों करना है? मैक्सिमाइज करने से हम लोग का क्या होगा? जो CPU कभी भी आइडियल नहीं होगा और बेसिकली थ्रूपुट ऑफ द प्रोसेस और थ्रूपुट ऑफ एंटायर सिस्टम विल बी इंक्रीज। इज इट क्लियर? व्हाट इज CPU शेड्यूलिंग? To achieve the multitasking and multi-programming environment, so we have to use some scheduling algorithm for which? For the processes which is waiting in a ready queue, okay, the processes which is waiting in a ready queue, to assign them in a assign them to the CPU or in a running state. Fine. So some of the characteristics you have to remember. एक और बात याद रखना, if any process which is created, okay, any process which is created throughout its life cycle मतलब creation से deletion तक, it will use some CPU time. That means it will spend some time in CPU. Then it will wait for some input output event. Then again it will use some CPU time. Then again it will use some input output event. Then it may be exit or it may be use CPU. Now this will be continue. कहने का मतलब है आपका जो प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस जब क्रिएट करते हैं तो मेनली जो एंटायर उसका साइकिल होगा, आइदर वो CPU में रहेगा या फिर वो कहाँ रहेगा? आपका इनपुट आउटपुट फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट मतलब टाइम, और इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए रहेगा। क्लियर दिस पॉइंट? क्लियर? There are other things Yes, also. sir. Other thing is also there, but we are not considering here. Okay, हम लोग assume करें कोई भी प्रोसेस का एंटायर जो टाइम टेकिंग है, प्रोसेस क्रिएशन से प्रोसेस डिलीशन तक,
जितना सपोज 10 नैनो सेकेंड और 10 मिली सेकेंड स्पेंड किया, तो एंटायर टाइम हम लोग ओनली डिवाइड करेंगे हाउ मच टाइम इट इज स्पेंड इन ए सीपीयू एंड हाउ मच टाइम इट इज स्पेंड इन ए इनपुट आउटपुट इवेंट और वेटिंग. Clear? Clear? So before studying CPU scheduling, so some of the characteristic about the algorithm you have to know. ठीक है? Because based on this characteristic only we will decide which is our best algorithm. ठीक है? कौन सा हम लोग का बेस्ट algorithm है? Generally आप लोग बताओ कौन कौन सा algorithm पढ़े थे यहाँ पर? एक क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट गुड, और क्या था? और इसमें याद रखना कोई भी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, नाउ दिस एल्गोरिथम कैन बी प्रिमिटिव. ठीक है, कैन बी क्या था? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. अच्छा, कोई बता दो मुझे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है? जल्दी से, क्या डिफरेंस था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में? कब हम लोग प्रिमिटिव बोलते थे, कब नॉन प्रिमिटिव? यस, नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या था? अगर एक प्रोसेस असाइन हुआ है, ठीक है, वी कैन नॉट, सपोज वन प्रोसेस इज असाइन टू द सीपीयू, वी कैन नॉट रिमूव दिस प्रोसेस अंटिल इट फिनिश इट्स सीपीयू टाइम. सपोज एक प्रोसेस P1 को असाइन किए सीपीयू में, हम तब तक इस प्रोसेस को सीपीयू से नहीं निकाल सकते हैं जब तक इसका सीपीयू टाइम खत्म नहीं हो. क्लियर? प्रिमिटिव क्या होता है? सपोज एक प्रोसेस P1 असाइन है सीपीयू में, सपोज उसका टाइम रिक्वायर्ड कितना है? 10 मिली सेकेंड सीपीयू टाइम है. ठीक है, लेकिन एक और प्रोसेस आया आपका P2 जिसका टाइम रिक्वायर्ड है 5 मिली सेकेंड. तो अभी क्या है, P2 का टाइम कम है P1 से. सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव दिस P1 out of CPU and assign P2 to CPU. This is called primitive. Primitive मतलब जबरदस्ती किसी प्रोसेस को बाहर निकालना, छीन कर. ठीक है, this is primitive. Forcefully some processors are removed from the CPU and new processors are assigned. This is called primitive. बस non-primitive क्या बोलता है? Until the process is finished its CPU time, even though process are having high priority, we cannot remove the process P1. Is it clear? Definition Yes, of sir. primitive and non-primitive. Clear? Yes, sir. Primitive मतलब हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी प्रोसेस को किसी भी टाइम में. नॉन प्रिमिटिव मतलब we cannot forcefully remove the process from the CPU. Fine. So whatever algorithm we will study with respect to primitive and non-primitive. Fine. So पहला algorithm था आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सेकंड क्या था बता दो जल्दी से. So it is primitive. Priority scheduling. Okay, second is priority scheduling. Priority scheduling. Okay, third. Shortage of Round Okay, shortage of first. And fourth, round robin. round robin. There are two more, multi-level and हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, multi-level and multi-queue. ठीक है, multi-level and multi-queue. We'll discuss this one also. ठीक है. So now first come first serve, primitive and non-primitive है. Yes, it is primitive or non-primitive. It is Non-primitive. non-primitive. Good. Non-primitive. Fine. And key. So priority is primitive or non-primitive. Mm, Yes. Priority basis, it is primitive. Okay. Now shortest job first, primitive or not primitive? non-primitive. We will discuss both the things. Okay. Non-primitive भी discuss करेंगे और इसका primitive. इसका जो primitive को हम लोग बोलते हैं shortest job remaining first. Okay. भूल गए Yes, सब sir. कुछ? भूल गए क्या? SRTF. हाँ. No, sir. बोले नहीं. ऐसा SJF में दो केस स्टडी करेंगे हम लोग, नॉन प्रिमिटिव भी और प्रिमिटिव. जो प्रिमिटिव है SJRT बोलते हैं. देन राउंड में प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. Primitive. Primitive. Fine, good. ठीक है. So before discussing this algorithm, so let me discuss some of the characteristics of this algorithm. So
Based on this characteristic, we will decide which is our best algorithm or which is good and which should be chosen. Okay, so the first characteristic here is CPU utilization. क्या बोलते हैं लोग? First characteristic जो आपका CPU utilization होता है. So how will calculate the CPU utilization? How can we calculate CPU utilization? That means how much time the CPU is utilized. How much time the CPU is utilized. It is nothing but total number of process completed. Just write down this thing, okay? It will helpful for you. Total number of process completed by total time. Okay, by total time into 100. So how will find the CPU utilization? CPU utilization nothing but क्या है? Total number of process. कितने process? Total time दिया गया. Suppose I'm given you suppose 1 hour. Now how you to find the CPU utilization कितना हुआ है? Now I will count how many processors are completed in 1 hour into 100. So it will be always in percentile. Suppose it will be something in X percentile. Okay, it will be something 80% or 90% or 100. It will not never be 100%. It will remain something 90 to 95% almost every time. Because it is nowadays we are using multi-programming and multi-tasking environments. Okay, so remember this. If you want to find the CPU utilization, what is the formula? Total number of process completed by total number of time or total time given into 100, and it will be always what? In percentile. So it will be maximize or minimize. So it will be what? CPU utilization maximum होना चाहिए, minimum होना चाहिए. So it will be maximum or minimum. Yes. It should be maximize. Maximum. और आपको हमेशा याद रखना है CPU utilization जो है आपको maximize करना है, बढ़ाना है. So you have to choose the algorithm. You have to choose this algorithm such that the CPU utilization will be maximum. Clear? Clear first point. Sometimes they ask for the better choosing scheduling algorithm, the CPU utilization should be maximum, minimum, or none of them. So what is the answer? So better choosing of CPU scheduling algorithm, the CPU utilization should be maximum or it should be maximized. Okay. How to calculate total number of process completed by total time into 100, and it will be always remember in terms of percentile. X percentile. Okay. Next, second characteristic is throughput. So what is throughput? Can anyone define for me? What is throughput? और efficiency भी बोलते हैं कभी-कभी. So how I define throughput? So just थोड़ा सा. Now this is थोड़ा सा mistake हो गया, इसको थोड़ा सा edit करो. Now CPU utilization is total busy time of CPU. Total busy time of CPU by total time into 100. That means how much time the CPU is busy divided by total time into 100. So what is throughput? Throughput will be total number of process completed by total time is your throughput. It will be always in number, in some number. Okay. Throughput क्या है? Total number of process completed in a total number given total number of time. Okay. It will be always in number. So what will be throughput? Throughput will be maximum or minimum? Throughput क्या होना चाहिए यहाँ पर? It should be maximize or minimum? Maximum. Again, throughput should be Maximum.
थ्रूपुट आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, जस्ट ये फॉर्मूला चेंज करो यहाँ पर, टोटल बिजी टाइम ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू कितना टाइम बिजी था बाय टोटल टाइम इनटू 100 आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन देगा। नेक्स्ट थ्रूपुट क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड बाय टोटल टाइम विल बी द थ्रूपुट। The third parameter is, which is very important, is called turn around time। क्या बोलते हैं, turn around time। So what is turn around time, क्या होता है बताओ, turn around time कैसे कैलकुलेट करेंगे? So what is turn around time? Turn around time is, yes, process, क्या था प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस कंप्लीशन, प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम। सबमिशन मतलब प्रोसेस कब सबमिशन हुआ है, ठीक है। सबमिशन मतलब कब अराइवल टाइम, रेडी स्टेट में कब आया, ठीक है। अराइवल टाइम, ओके, मतलब कब वो रेडी स्टेट में आया है और वो कब वो कंप्लीट हुआ मतलब सीपीयू से कब वो बाहर निकला। क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम, और समटाइम इसे अराइवल टाइम भी बोलते हैं, अराइवल टाइम भी बोलते हैं। क्लियर? सो इट शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम, टर्न अराउंड टाइम शुड बी सर थर्ड मैक्सिमम। पॉइंट फिर से, हाँ, फिर से कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट थर्ड टाइम फिर से रिपीट कीजिए। प्रोसेस कंप्लीशन टाइम, मतलब प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा है, ठीक है। प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा है माइनस, ठीक है, माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम और अराइवल टाइम बोलते हैं। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक प्रोसेस P1 है जिसका अराइवल टाइम है 5, अराइवल टाइम है 5, और जिसका सीपीयू टाइम है, सीपीयू बर्स्ट है 20। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वो सीपीयू में कितना टाइम स्पेंड किया है, 20 मिनट्स टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, लेकिन वो अराइव कब हुआ है, वो 5 मिली सेकंड पर अराइव हुआ है। ओके, now how will calculate turnaround time for this one? Now turnaround time will be process completion time, which is 20, minus process submission. 20 minus When the process submission, it is submitted at 5. 20 minus 5 will be your turnaround time for process P1. Clear? Is it clear? Clear? So it will be minimum Yes, or sir. maximum? Maximum or minimum? Minimum. It should Minimum. be Minimum, sir. Okay, it should be minimum. याद रखना ये चीज, ठीक है। पैरामीटर याद रखना विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम एंड मिनिमम, याद रखना ये आपका मिनिमम होगा, मतलब एरो कहाँ होगा, नीचे होगा। ओके, नंबर 4 अगेन इम्पोर्टेंट, वेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं इसको, वेटिंग टाइम। यस, सो व्हाट इज द वेटिंग टाइम, हाउ विल कैलकुलेट द वेटिंग टाइम? Turnaround time minus burst time. Yes, turnaround time, or I can define Minus burst time. yes, or I can say total time spent in ready queue, ठीक है। बाकी भी होते हैं यहाँ पर, इनपुट आउटपुट वेटिंग टाइम भी है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट वेटिंग टाइम है लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जितना टाइम वो रेडी क्यू में वेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्न अराउंड वेटिंग टाइम, ठीक है, वेटिंग टाइम। So generally waiting time is calculated by turnaround time minus, क्या था, turnaround time minus Burst time था. burst time. Okay, now there is one more, एक और है response time, क्या बोलते हैं, response time।
So what is response time? Response time क्या होता है? Time taken for a process for its first response. Okay, first response के लिए वो कितना टाइम ले रहा है. Okay, or I can say it is something, you can say process completion time minus its first response time. ठीक है, that means response time मतलब suppose एक process अभी हम लोग का है ready queue में, so it is waited for some minutes, now it's assigned to the CPU. Now first time में वो जो CPU को assign हुआ, okay, now how much time is taken for that? How much time it's spent for its first response to assign a CPU? Because the process can be assigned multiple time to the CPU. The process पहले बार देखो, पहली बार यहाँ करके उसको बाहर निकाल देंगे, फिर दूसरी बार उसको भी असाइन करेंगे फिर से, लेकिन राउंड रॉबिन में से करते थे. दूसरा टर्न आया, फिर तीसरा टर्न आया. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वेटिंग कभी कभी क्या पूछता है ना, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम के बीच डिफरेंस पूछता है. वेटिंग टाइम क्या है? टोटल वेटिंग टाइम इन रेडी क्यू. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन विद बेटर एग्जांपल. तो इसको मिटाते हैं हम. So let us take an example of round robin programming. ठीक है, राउंड रॉबिन प्रोग्रामिंग.